दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो हम आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस सीरिया की प्रीव्यू की। वी विल टॉक अबाउट इट। और जो लेटेस्ट एक्सपेक्टेड उनकी प्लेइंग 11 हो सकती है, लाइनअप हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड प्रीव्यू वीडियो मैं वैसे भी एक पहले बना चुका हूँ, जिधर मैंने सारी टेक्निकल डिस्कशन की थी और टेक्निकल एनालिसिस किया था। इधर कहीं मिल जाएगा आपको, सो यू कैन वॉच इट देयर। और एक इसके ऊपर मैंने लाइव सेशन भी किया था, जो कि आप जाके देख सकते हैं। बट थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने वालों के क्या हो सकता है पाकिस्तान वर्सेस सीरिया वाले मैच में, और हाँ, प्रिडिक्शन भी दूंगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे नेपाल की यार तारीफ़ करना चाहता हूँ। आई थिंक नेपाल टीम को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यार जस्ट सिंगापुर को हराया है, जस्ट सिंगापुर को हराया है। व्हाट डू यू मीन जस्ट सिंगापुर को हराया है? आई मीन उनसे 10-15 प्लेसेस ऊपर है सिंगापुर नेपाल से, ठीक है। और नेपाल में आपको जैसे कि पता नहीं, पता है कि नहीं पता, 6 जून 2023 से कोई नेपाल ए लीग नहीं हो रही। नेपाल में कोई लीग नहीं हो रही। जो उनकी 3-4 महीने की पहले लीग होती थी, नेपाल ए लीग, ए डिवीज़न, वो 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो कोई लीग नहीं हो रही वहाँ पे उनके मुल्क में। दूसरा ये कि नेपाल सुपर लीग हुई थी 26 दिसंबर 2023 को, फाइनल हुआ था वहाँ पे। वो ललितपुर एफसी जीती थी, अगर आपको पता हो तो मतलब 2023 से उनके मुल्क में कोई फुटबॉल ना फ्रेंचाइज लीग हो रही है और ना हो रही है क्या, पिरामिड सिस्टम वाली लीग, कुछ नहीं हो रहा उधर। सो अगर उसको मद्देनज़र रख के देखा जाए, दिस इज़ अ मैसिव मैसिव विक्ट्री कि उन्होंने सिंगापुर को उनके घर में घुस के मारा है, ठीक है। लिटरली नेपाल ने सिंगापुर को उनके घर में घुस के मारा है। यू कैन नॉट टेक एनी थिंग अवे फ्रॉम देम इन दिस। आई थिंक एक बैक 5 खिलाने की कोशिश की। वैसे 4-2-3-1 की एक फॉर्मेशन थी, लेकिन रोहित चंद को एक वो जॉन स्टोन्स वाला रोल होता है कि वो डबल पिवट में भी ट्रांजिशन करके आगे जा रहा था। फिर वो बैक 3 का हिस्सा भी बनता था, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक बनता था, बैक 5 बन जाता था जब वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक बनता था, थर्ड बैक बन के खेलता था। और ही वॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द डबल पिवट टू द बैक 5 एंड देन अगेन। तो उस 4-2-3-1 में जो रोहित चंद का जो रोल था, आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल। गिलेस्पी कड़की, मैं तो कहता हूँ कि आई थिंक ही हैज़ गॉड गिफ्टेड टैलेंट और ही शुड बी अप्रिशिएटेड अ लॉट। जिस तरह से वो खेल रहा है, जिस तरह से वो गोल पे गोल मार रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं रेज़ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अपना मैच खेला था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जून में, और नेपाल ने भी अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच खेला था जून में, जो उनका यमन से मैच हुआ था। सही है। हमने 9 महीने में कोई फ्रेंडलीज़ नहीं खेले। पाकिस्तान ने 9 महीने में कोई फ्रेंडलीज़ नहीं हुए, ठीक है। कोई इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं हुआ। 4 साल से पाकिस्तान में कोई प्रॉपर लीग है ही नहीं। उससे पहले भी जो लीग हो रही थी पाकिस्तान में, वो भी फीफा रिकग्नाइज्ड नहीं थी। नेपाल ने फिर भी, उनकी जो फेडरेशन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंडलीज़ करवाए। नवंबर में उनके फ्रेंडलीज़ हुए हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को भी हराया था, ताजिकिस्तान से भी खेला था, और अभी सिंगापुर से उनका मैच हुआ है, ठीक है। 3 फ्रेंडलीज़ उन्होंने खेले हैं 9 मंथ्स में। फिर उनका चर्च बॉयज़ यूनाइटेड जो उनका क्लब है, जो कि नेपाल ए लीग डिवीज़न का ही क्लब है, उनके फ्रेंडलीज़ होते रहे हैं नवंबर में। हमारा यहाँ कोई ऐसा कंपेटिटिव फ्रेंडली नहीं हो रहा। अभी अगर आप चर्च बॉयज़ यूनाइटेड का भी फ्रेंडली लिस्ट निकाल के देखो, उन्होंने मचिंद्रा एफसी के साथ खेला, ठीक है। फिर चेन्नई की जो आई थिंक टीम है, चेन्नई एफसी जो है, जो आईएसएल में भी होती है, उसकी भी आई थिंक सेकंड टीयर टीम से खेला है उन्होंने। तो उनके जो क्लब्स हैं वो कंपेटिटिव कहीं ना कहीं से मैचेस निकाल रहे हैं, ठीक है। उनकी फेडरेशन कुछ ना कुछ कर रही है, इवन दो उनके मुल्क में नहीं हो रहा कुछ, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, इवन दो देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन एनफा। ये तो खैर नेपाल के अपने लोग कहते हैं। तो इवन देन आई थिंक उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ अपने प्लेयर्स को किया है। उनके प्लेयर्स जो हैं वो दिल्ली एफसी में खेल रहे हैं जाके, लाकिन लिम्बू जैसे, ठीक है। हालांकि वो नहीं खेल रहा था इस मैच में, इस मैच में रीक बिस्ता खेल रहा था। और रोहित चंद जो है वो इंडोनेशिया की लीग में खेल रहे हैं। मुझे पता है आप इंडोनेशिया की लीग को कुछ नहीं समझते, बट स्टिल द मैन इज़ प्लेइंग आउट ऑफ नेपाल एंड ही इज़ प्लेइंग एट अ वेरी गुड लेवल। तो उस वजह से उनके जो प्लेयर्स हैं वो फ्रेशन अप रहते हैं, और ये वजह है कि पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो फ्रेशन अप नहीं रहते। मैं अभी पाकिस्तान के प्लेयर्स पे आता हूँ। श्रीलंका की भी यार मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहता हूँ, ठीक है। आई थिंक उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। 10 डायस्पोरा प्लेयर्स उन्होंने यूज़ किए, ठीक है। उन्होंने लाओस जैसी टीम के साथ खेला जिनकी रैंकिंग 185-186 पे है, ठीक है। इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है लाओस, लेकिन श्रीलंका की रैंकिंग 200 पे है। लुक हाउ स्मार्टली दे आर वर्किंग राइट नाउ, जस्ट लुक हाउ स्मार्टली दे आर वर्किंग राइट नाउ। श्रीलंका की रैंकिंग है 200, लाओस की है 186, और उन्होंने उनको हराया, ठीक है, 2-1 से हराया। लाओस ने इसी ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे श्रीलंका ने लाओस को हराया, लाओस ने इसी ग्राउंड पे थाईलैंड के साथ ड्रॉ किया था 1-1,
ठीक है। तो वो क्या करती हैं, बाकी कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने से 10 दर्जे ऊपर 15 दर्जे ऊपर टीमों को, उनको कहती हैं हमारे साथ आके फ्रेंडली खेलो, हमारे साथ आओ और आके फ्रेंडली खेलो और हम फिर तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे, और वो फिर हरा भी देती हैं डायस्पोरा प्लेयर्स के थ्रू। ये पाकिस्तान को करना चाहिए जब इलेक्टेड बॉडी आएगी। मैं देख लूँगा जब इलेक्टेड बॉडी आती है उनके पास क्या विजन है, क्या मैनिफेस्टो है, मैं वो भी देख लूँगा। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर ही हैं, हम दोनों इधर ही हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि उनके पास क्या मैनिफेस्टो है। लेकिन अभी तो चलो हमारे पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि वो इलेक्टेड बॉडी है नहीं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, हालांकि उनको भी 16-16 लाख रुपए तनख्वाहें मिल रही हैं पीएफएफ के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है यार, चलो तो उनको कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं, उनको फीफा की तरफ से फंड्स ही नहीं मिलते तो उनको हमने क्या क्रिटिसाइज़ करना है, ये यहाँ पे थॉट प्रोसेस होता है। तो जब इलेक्टेड बॉडी भी आएगी ना, तब भी मैं देख लूँगा कितना को हम जो है ना प्रोएक्टिवली काम करते हैं। मैं भी इधर ही हूँ, अगेन मैं कहूँगा, और आप भी इधर ही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा ट्रेनिंग कैंप पे, उसके बाद फिर मैं प्लेइंग 11 पे आता हूँ। ट्रेनिंग कैंप इंतहाई वाहियात किस्म का हुआ है लाहौर में, एब्सोल्युटली बुलशिट किस्म का ट्रेनिंग कैंप हुआ है, और इस ट्रेनिंग कैंप को करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर था आप नहीं करवाते। ये जो आपने ड्रामा और ढोंग रचाया है ना ट्रेनिंग कैंप का, सजाद महमूद को आपने जाके अपॉइंट कर दिया आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर वो क्या कहते हैं, रिजवान तप्पड़ नहीं थी कि वो जो है ना सऊदी अरेबिया में आपका ट्रेनिंग कैंप 10 दिन का रखवा सकती। वो क्या है ना कि मैं पीएफएफ का माउथ पीस नहीं हूँ, उनकी डिक्टेशन पे मैं नहीं चल सकता, ठीक है। तो मैं वो बोलूँगा जो सच है। आपने एक सूडो किस्म का थका हुआ ट्रेनिंग कैंप करवाया लाहौर के अंदर, ठीक है, अजीब सी बकवास सी टर्फ के ऊपर, एक पता नहीं लाहौर के कौन से पार्क में आपने ये ट्रेनिंग कैंप करवाया, मेरी समझ से बाहर है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि किसने आपको यहाँ पे आइडिया दिया था, क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं थे कि आप टीम को सऊदी अरेबिया लेके जा सकें। पहले आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने झूठे वादे किए स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ कि तुम्हें 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप देंगे, और वो जो 10 दिन होंगे, वो जो लड़के होंगे वो सऊदी अरेबिया में क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, सऊदी अरेबिया जाके स्पेंड करेंगे तुम्हारे साथ। स्टेफन तुम्हारे साथ होगा, ये तुम्हारे साथ होगा। तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को आपने लॉलीपॉप दिया। सुनने में ये आ रहा है कि आप जैसे लोगों ने स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को ये भी लॉलीपॉप दिया है कि उसको फ्यूचर में जाके टेक्निकल डायरेक्टर बनाएंगे पीएफएफ का। लेकिन चलो उस पर कभी और बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। अभी आप ये क्लिप काट के ना व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल देना, ठीक है। मुझे पता है कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी क्लिपें जा रही हैं और कौन सी क्लिप्स नहीं जा रही हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं जानता हूँ कौन सी मिनिस्ट्री इस वक्त मुझे टैप कर रही है और इस वक्त मेरी वीडियोज़ की क्लिप्स निकाल के कहाँ कहाँ भेज रही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप का वादा किया क्यों, ठीक है। अगर आप उसको फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते थे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को, तो ये ढोंग क्यों रचाया? ये सारा ढोंग रचाने का फ़ायदा क्या हुआ आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे? आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके डायस्पोरा प्लेयर्स जिनके पास क्लब नहीं है, फॉर एग्जांपल पहले हारून हामिद के पास क्लब नहीं था, अब उसके पास क्लब आ चुका है, ठीक है। अभी वो 2 मैचेस भी खेले हैं हारून हामिद ने। सुनो मेरी बात सुनो, हारून हामिद ने 2 मैचेस खेले हैं, ठीक है। एक मैच में वो 85 मिनट पे आया है सब्स्टिट्यूट बेंच से, दूसरे मैच में वो 87 मिनट पे आया है सब्स्टिट्यूट बेंच पे। सोफा स्कोर पे जाके चेक कर लो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे गलत साबित कर दो, ठीक है। आपके अब्दुल समद अरशद के पास क्लब नहीं है, वो फ्रेंडली मैचेस खेल रहा है क्लब के साथ, ये सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। रईस नबी के पास पता नहीं कितने सालों से नहीं है क्लब, उसके पास भी क्लब नहीं है। आपके बहुत से डायस्पोरा प्लेयर्स थे जिनके पास क्लब नहीं था, तो वो 10 तारीख को या 13 तारीख को लाहौर में क्यों नहीं थे? उनको लाहौर में क्यों नहीं आपने कहा कि रिपोर्ट एट द ट्रेनिंग कैंप, क्यों नहीं बोला आपने? आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी इतनी नालायक, इतनी थकी हुई और इतनी नाकारा क्यों है? मेरा सवाल ये है, और मैं ये सवाल पूछता रहूँगा, क्योंकि अगेन मैं तुमसे डिक्टेशन नहीं लेता, सही है। दूसरी बात, आप मुझे ये बता दें कि आप ना उन डायस्पोरा प्लेयर्स को लेकर आ सकते हैं जिनके पास क्लब्स नहीं है। मैं फिर ये बोलूँगा जिनके पास क्लब्स नहीं थे, वो लोकल प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे थे? ये आप इसके लिए जवाबदेह हैं। दूसरा, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन से झूठ क्यों बोला आपने कि 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप सऊदी अरेबिया में होगा, जो कि घंटा नहीं हुआ, 4-5 दिन ट्रेनिंग कैंप होगा। ये जो सजाद महमूद के साथ ट्रेनिंग कैंप हुआ है ना, इसको मैं ट्रेनिंग कैंप नहीं मानता, ये मजाक हुआ है। ये थकी हुई ट्रेनिंग कैंप को मैं ट्रेनिंग कैंप नहीं मानता, ये हुआ है मजाक पाकिस्तानी आवाम के साथ, पाकिस्तान फुटबॉल के साथ और पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। अटर शैम्बॉलिक किस्म का ये ट्रेनिंग कैंप हुआ है, थका हुआ नॉनसेंस, और इसको मैं नहीं मानता। मतलब आप कितने दिन की ट्रेनिंग कैंप कर रहे हो? 5 दिन का आप ट्रेनिंग कैंप कर रहे हो, 5 दिन, ठीक है। 5 दिन आपने ट्रेनिंग कैंप करना है अभी स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर।
5 दिन तुम ट्रेनिंग कैंप करके अंडर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन सऊदी अरेबिया में ये समझते हो कि सीरिया को हरा दोगे? अगर आप ये समझते तो माजरत के साथ आपसे बेवकूफ़ आदमी मेरे हिसाब से कोई नहीं है। कि 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा, उसमें भी आधे डायस्पोरा प्लेयर जो है वो आखिरी 4-5 दिन में जुड़ेंगे और वहाँ पे आके जुड़ के स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ जो है ना वो मतलब अभी अभी जुड़े हैं ना, ये सारे इमरान कियानी हो गया, हारून आमिद हो गया, ये क्या 10 तारीख से मौजूद हैं? नहीं, ये 10 तारीख से मौजूद नहीं है। सारे के सारे 10 तारीख से मौजूद नहीं है, 13 तारीख से मौजूद नहीं है। पहले ही आपने ट्रेनिंग कैंप लेट किया, आपकी जो पूरा स्क्वाड था वो इन कन्फ्यूजन था कि यार हमने 10 तारीख को जाना है, 13 तारीख को ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होना है और हमने कब जाना है सऊदी अरेबिया। आपको यही समझ नहीं आती कि हमने सऊदी अरेबिया कब जाना था। आपके प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें आपका पूरा वीज़ा जो है वो डिले हुआ है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का वीज़ा डिले हुआ है। क्यों हुआ है? किसकी मिसमैनेजमेंट है? कौन ऑपरेशंस को संभाल रहा है? एहसाम संभाल रहा है ना, एहसाम ही संभालता है आपके सारे ये जो ऑपरेशंस होते हैं PFF के अंदर। एहसाम नाम का ही एक आदमी संभालता है। उसको अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया जाता इस मुल्क के अंदर? बिकॉज नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट फुटबॉल, दैट्स वाई। मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाने से या मुझे पाकिस्तान का गद्दार कहने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम लोगों के दिन रह गए थोड़े, नॉर्मलाइजेशन कमेटी वालों, तुम्हारे दिन रह गए थोड़े। मेरी वीडियोस टैप करके उसकी क्लिप्स काट के उसको IPC की मिनिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी पाकिस्तान फुटबॉल वहीं की वहीं रहेगी जहाँ पे वो 76 साल से है। और तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ मैं, कैच मी इफ़ यू कैन। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा प्लेइंग 11 होने वाली है। प्लेइंग 11 क्या होगी? मुझे ऐसा लगता है, अब ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर देना कि आपका क्या ओपिनियन है एज अ पाकिस्तानी फुटबॉल फ़ैन, कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है प्लेइंग 11। दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑब्वियसली। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यार, देखो हम 5-3-2 में जाने वाले नंबर 1, और 5-3-2 में मेरे हिसाब से या तो हसीब या मामून, अगर वो फिट हैं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि वो फिट हैं, अगर वो फिट हैं तो उनमें से कोई एक खेलने वाला है इस टीम के अंदर कोई एक उसमें से खेलने वाला है। आपका अब्दुल्ला इकबाल शॉट स्टार्ट करेंगे और वकार बलोच भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि मेरे हिसाब से लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक अब्दुल रहमान भी खेल सकता है। अब्दुल रहमान जो पोपो FC में खेलते हैं वो भी खेल सकता है लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक, और बॉल के ऊपर वो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड है, क्योंकि मैंने उसको खुद देखा हुआ है खेलते हुए अंडर 19 टीम के लिए। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर वो डेब्यू भी कर चुका है सऊदी अरेबिया वाले मैच में, वो कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक अब्दुल रहमान को भी कंसिडर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा स्टार्ट करवा देंगे उसको, मैं कह रहा हूँ कंसिडर किया जा सकता है। तो ये चीज़ है। फिर मोहम्मद फजल तो शॉट स्टार्ट करेंगे ही, पहले सर्बिया की टॉप टियर में भी वो खेलते रहे हैं। फिर आपको पता ही है कि राइट बैक पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। राइट विंग बैक पे आपका रवा उमर हयात ही खेलेगा। 14-15 से ऊपर उसकी पाकिस्तान के लिए कैप्स हो चुकी हैं, बल्कि ज़्यादा हो चुकी हैं, तो काफ़ी वो एक एक्सपीरियंस है। और उकाड़ा का वो लड़का है, डिफेंसिवली सॉलिड है वो, ठीक है। ओवरलैपिंग रन इतने आपको शायद बना के ना दे वो, लेकिन वो डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड बंदा है और अपनी जोन को होल्ड करके रखता है। वकार बलोच भी, जैसे कि मैंने कहा, इज़ अ वेरी डिफेंसिवली सॉलिड प्लेयर, राइट फुटेड वो डिफेंडर है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर हम लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक अब्दुल रहमान को खिला देते हैं, आई डोंट थिंक उसमें कोई बुराई है। हो सकता है ये कि आप मामून और हसीब के बजाय अगर आप अब्दुल रहमान के साथ जाते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है या कोई मुज़ायका है। फिर यूसुफ बट के साथ आप जाएंगे गोल में, वो तो डेफिनेटली है, सबसे ज़्यादा कैप्स ही उस बंदे के पास है। मतलब आप अपने मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर को सीरिया के ख़िलाफ़ नहीं खिलाओगे, मतलब ये बड़ी अजीब बात है अगर आप नहीं खिलाते। मेरे हिसाब से उनको ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आपका हो गया बैक 5 और आपका हो गया गोल कीपर। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम मिडफील्ड में किसको खिलाएंगे। ये डिबेटेबल है, इस पे डिबेट हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या लाइनअप उतारनी है। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन किसी भी पर्सनल को किसी भी टाइम उतार सकता है। तुम्हें याद होगा सदाम को उसने फेंक दिया था, ठीक है, सऊदी अरेबिया वाले मैच में, कि जा भाई तैर, ताजिकिस्तान वाले मैच में जा भाई तैर, ठीक है। वकार बलोच को हाफ टाइम पे फेंक दिया, जा भाई तैर के आ, देखते हैं तेरे अंदर कितना गुदा है, तेरे अंदर कितना स्टेमिना है, देख लेते हैं। तो उसकी ये थिंकिंग होती है। वो जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो उनको किसी भी टाइम अंदर फेंक देता है, जाओ भाई मैदान में करो आप जो करना है, दे रहा हूँ तुम्हें चांस, ऐसा उसका एटीट्यूड होता है। तो किसी भी यंगस्टर्स को, जैसे अदील यूनस को उसने चांस दिया, वो किसी भी यंगस्टर को चांस दे सकता है। डोंट रूल दैट आउट। सुनने में ये आ रहा है अभी कि अली ज़फ़र जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने 1-2 दिन ट्रेनिंग नहीं की है, तो उनका कोई ना कोई आई थिंक इंजरी का इशू है। फरीदुल्ला इज़ नॉट फिट,
अभी ये खबरें आ रही हैं पिछले एक हफ्ते से कि फरीदुल्लाह भी फिट नहीं है। फरीदुल्लाह को पहले शोल्डर इंजरी हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, फिर बाद में वो बीच में फिर इंजर हो गया। अभी वो अफगानिस्तान चैंपियंस लीग में खेल रहा था, उधर भी उसको इतने मिनट्स नहीं मिल रहे थे अबू मुस्लिम के लिए, बट हाँ बेंच से उठ के आता था और एक दो मैचेस में खेला था वो, तो हमने उसको उसमें देखा था। लेकिन फरीदुल्लाह की भी फिटनेस वो लेवल पे नहीं है कि हम कह सकें कि हाँ सीरिया के ख़िलाफ़ ये श्योर शॉट स्टार्ट करेगा एज अ स्ट्राइकर। आई डोंट थिंक सो वो एज अ स्ट्राइकर वो स्टार्ट करने वाला है। दूसरा आपका अदील यूनस है, उसका भी नॉक हुआ हुआ है, ठीक है, उसको भी खबरें आ रही हैं कि इंजरी है उसको। तो अगर उसको भी इंजरी है तो क्या ये दोनों स्टार्ट करेंगे? अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपके स्ट्राइकर दो कौन होंगे। लेकिन उससे पहले मिडफील्ड की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों के जो फेसबुक पेजेस हैं उधर ये बोला जाता है कि अली उज़ैर गुज्जर जो है वो पाकिस्तान का बुस्केट्स है। तो आपका जो पाकिस्तान का बुस्केट्स है वो खेलेगा, ठीक है, जो जो आप लोग बोलते हो। और फिर आपका आलमगीर गाजी खेलेगा जो कि बेस्ट मिडफील्डर इन द कंट्री है, देयर इज़ नो डाउट। लोकल मिडफील्ड में ही इज़ द बेस्ट, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, उससे बेटर कोई नहीं है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है जो कि शॉर्ट शॉट है, रईस नबी ने खेलना है, चाहे उसके पास क्लब हो या ना हो, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं इस तरह के। अली ज़फ़र जैसे कि मैंने बताया एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, कोयटा का, बलूचिस्तान का, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो अभी अंडर 19 प्लेयर है और अभी बिल्कुल मतलब रॉ किस्म का प्लेयर है। और प्रॉब्लम ये है कि उसका भी अभी एक दो ट्रेनिंग न्यूज़ आ रही है कि उसने एक दो दिन ट्रेनिंग नहीं की है। तो वो अब हमें देखना पड़ेगा कि अली ज़फ़र को चांस मिलता है कि नहीं मिलता, दैट इज़ अगेन क्वेश्चनेबल। मेरे हिसाब से ये मिडफील्ड 3 है। मुझे हारून हामिद एक मतलब 3 मैन मिडफील्ड में हारून हामिद और अब्दुल समद अरशद इंटीरियर स्पेसेस में नज़र नहीं आ रहे कि वो इंटीरियर जोन में खेलेंगे और 3 मैन मिडफील्ड में खेलेंगे। एज अ सेंट्रल मिडफील्डर मुझे ये दोनों खेलते हुए नज़र नहीं आते। और राइट विंग बैक भी मुझे नहीं लगता कि इनको खिलाया जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि अब्दुल समद को और हारून हामिद को खिलाया जाएगा। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि ज़्यादा अच्छा ट्रैक बैक किसका है, अब्दुल समद अरशद का या हारून हामिद का, मैं इन दोनों में से किसी का भी नाम नहीं लूँगा। मैं बोलूँगा मोइन जूनियर, क्योंकि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कैम्बोडिया वाले मैच में मोइन जूनियर को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो डिफेंसिव रोल निभाएगा राइट विंग पे और वो डिफेंड करेगा आके और अपने राइट बैक को प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं मोइन जूनियर का नाम लूँगा। अगर राइट विंग बैक वो किसी को खिलाएगा तो वो मोइन जूनियर हो सकता है। अगेन, क्या मोइन जूनियर की वो फिज़िकल फिटनेस है? क्या 10 दिन में फिज़िकल फिटनेस बहाल हो सकती है एक ऐसे मुल्क में जिधर 4 साल से लीग नहीं हुई, जिधर कोई ऐसा कंपेटिटिव कंपटीशन होता नहीं है डोमेस्टिक लेवल पे? नहीं, मुझे नहीं पता मोइन जूनियर की क्या फ़िटनेस है, मैं नहीं जानता। तो द थिंग इज़ कि अभी आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर आपको इन्हिसार करना पड़ेगा, उन्हीं पर डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी। और जो सबसे ज़्यादा फिट प्लेयर्स हैं जो कि अली उज़ैर गुज्जर जो है, अगर आप उसका यो टेस्ट भी देखो तो काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का आता है, ठीक है। तो ही इज़ वन ऑफ योर मोस्ट फिटेस्ट मिडफील्डर्स इन द लोकल अरीना राइट नाउ, ठीक है। तो आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो। रईस नबी सेंट्रल मिडफील्डर है आपका, ये सारे सेंट्रल मिडफील्डर हैं। आलमगीर गाजी हो गया और आपका अली उज़ैर गुज्जर है, और वो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है जो कि जूड बेलिंगम का रोल होता है, ठीक है। मैं उसकी प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। वो उस रोल में खेल सकता है, या वो सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है। हारून हामिद सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है उस तरह फ्रंट टू में। वो खिलाना चाहते हो आप उसको 5-3-2 में, फ्रंट टू में खिलाना चाहते हो, बिल्कुल खिलाओ उसको, नो इशू। अब्दुल समद अरशद को आप फ्रंट टू में खिलाना चाहते हो, आप उसको खिलाओ, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। लेकिन क्या स्टेफन ये सोचेगा कि एज ए सेकंड स्ट्राइकर मैं अब्दुल समद अरशद को या हारून हामिद को स्टार्ट करवाऊँ? क्या वो फिज़िकली उतने फिट हैं? जैसे कि मैंने बोला, हारून हामिद ने पिछले 1 साल में 2 मैचेस खेले हैं अपने जो न्यू क्लब उसने साइन किया है पिछले महीने किया है, या ये अभी मार्च में फर्स्ट वीक में किया है, उसने 2 मैच खेले हैं उसके लिए, और वो भी 85वें मिनट के बाद आ रहा है। तो यू हैव टू सी कि भाई इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है कहाँ। जिसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस होगी वो लड़का खेलेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं खेलेगा। हमारे मुल्क में तो यही होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में प्लानिंग कोई होती नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग कि कोई फ्रेंडली ऑर्गेनाइज़ करवा लो, या कोई तुम क्या कहते हैं क्लब्स के फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज़ करवा लो। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो इकोसिस्टम। तो इस चीज़ की तवक्को रखना कि हम ड्रॉ निकाल लेंगे जस्ट बिकॉज उनके पास जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेयर्स उनके नहीं आए हैं, ठीक है, तो उनकी टीम वीक हो चुकी है बहुत ज़्यादा। उनका स्ट्राइकर जो है जो कि सऊदी प्रो लीग में खेलता है वो ट्रेनिंग में इंजर हो गया है, ठीक है, और वो स्क्वाड में तो होगा बट वो स्टार्ट नहीं करेगा आपके अगेंस्ट, वो स्टार्ट नहीं करेगा। अल सोमा की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अल अरोबा में खेलता है, जिसने अल नसर के अगेंस्ट गोल भी मारा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम के अगेंस्ट। 35 साल का वो लोंडा है और पिछले 4 मैचेस में पता नहीं 4-5 गोल ठोक चुका है वो, ठीक है। तो अगर वो 25 मिनट भी आपकी टीम के खिलाफ खेल गया ना तो वो तबाह और बर्बाद कर देगा पाकिस्तान टीम को, ये मेरी बात याद रखना।
उसके 25 मिनट काफ़ी हैं। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि अल सोमान ना खेले, उसकी अभी फिटनेस का जो है वो 50-50 है, बट मुझे नहीं लगता कि हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना थका हुआ ट्रेनिंग कैंप करवाया है, इतना थर्ड क्लास आपने ट्रेनिंग कैंप करवाया है कि मेरे कानों को हाथ लगाने को दिल कर रहा है। तो बस ये चीज़ें हैं कि सच बोलना ज़रूरी है, और सच यही है कि आपका ट्रेनिंग कैंप जो लाहौर में हुआ है वो बिल्कुल थर्ड क्लास और बुलशिट था। वो आप ना करवाते तो बेहतर था। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सीरिया की अभी प्लेइंग 11 है, मेरे हिसाब से ये वाली होने वाली है। अभी भी उनकी टीम में आप देख लो, मैंने हर प्लेयर के नाम के नीचे लिखा हुआ है कि वो किस टीयर में खेलता है। कोई स्वीडन की टीयर में खेल रहा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कोई इराक में खेल रहा है। उनके जो 2 राइट विंगर्स हैं, अल मवास उसमें से एक है, वो इराक में खेलता है, ठीक है। फिर आप उनका सेंटर बैक पेयरिंग अभी भी देखें, क्रोमा खेलता है सेंटर बैक। क्रोमा मुंबई सिटी में खेलता है मेरे भाई। और अगर आप आईएसएल की रैंकिंग निकाल के देखोगे, एशिया में कहाँ आती है, 17-18 पोजीशन पे आती है वो, ठीक है। तो एशिया के अंदर वो जो आईएसएल की रैंकिंग है वो 17-18 पे आ रही है। ठीक है, उनके जो मसले हैं जो भी है, फिर भी दे हैव एन इको सिस्टम, इंडिया हैज़ एन इको सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे। तो क्रोमा वहाँ पे खेल रहा है, सीरियन प्लेयर। तो यही मसला है कि आप लोग जो है ना, सामने वाली टीम को कुछ भी नहीं समझते हो। मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है ये पाकिस्तानी माइंडसेट रहता है कि सामने वाली टीम तो वीक हो चुकी है, उनके पास तो अब कुछ है ही नहीं, तो हम उनको इंशाल्लाह माशाल्लाह करके हरा देंगे। फुटबॉल ऐसे नहीं चलती दोस्त, ऐसे फुटबॉल नहीं चलती। सो यू कैन क्लियरली रीड हेयर कि उनके प्लेयर्स किस किस टीयर में खेल रहे हैं। मैंने हर प्लेयर के साथ उनका टीयर लिखा हुआ है और उनकी लीग भी लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कल सीरिया के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन होगी ऑपोजिशन के ऊपर। पहले ही मैं लाइव सेशन कर चुका हूँ इनकी प्लेइंग 11 पे, मेरी जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 मैंने किया है लाइव सेशन। तो ये उनके प्लेयर्स हैं जो कि खेलने वाले हैं, जो कि 70-80% चांस है यही खेलेंगे, ठीक है। उमर खरेबन की भी मैंने बात की थी, अपनी वीडियो में भी की थी और लाइव सेशन में भी की थी, जाके देखना। तो आई डोंट थिंक कि हमारा कोई चांस है, कंसिडरिंग जो हमने जिस तरह का ट्रेनिंग कैंप किया और जो हमने ट्रेनिंग कैंप में प्रिपरेशन की है। मतलब सजाद महमूद साहब तो बोल देंगे मतलब सामने आके कि यार हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, हम कोशिश करेंगे सीरिया को हराने की, लेकिन प्रिपरेशन कोई नहीं है। ये सिर्फ हमसे झूठ बोला जा रहा है, एनसी की तरफ से भी झूठ बोला गया है और बाकी कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी झूठ बोला गया है, और झूठ के अलावा हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई सी यू सून, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।